हेलो गाइस, आई एम दीपक फ्रॉम दी फुकरापाड़ी ब्लॉग। स्वागत है मेरे नए पॉडकास्ट में। और जो आज हमारे गेस्ट हैं उसका नाम है मिस्टर मनीष, जो कि आपने लास्ट वीडियो में भी उनकी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखी होगी हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से। सो गाइस, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और सीधा मिलवाते हैं आपको मनीष जी से। और हाँ, पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। सो गाइस, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेके चलते हैं मनीष जी के पास। सो मनीष जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत ठीक हूँ मनीष जी। आपका जो लास्ट पॉडकास्ट देखा था लोगों ने, तो उसको बहुत प्यार दिया। और आपने जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई थी, जो कि आपने जो बताया हमें उत्तराखंड के बारे में, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे व्यूवर्स और जो हमें नहीं पता थी वो आपके थ्रू में पता चली। तो सबसे पहले हम आपका थोड़ा सा बताइए कि अपने बारे में हमारी व्यूवर्स को। जैसे कि इंट्रोडक्शन तो मैंने लास्ट वीडियो में भी दिया था और एग्जैक्टली वो भी सेम ही होगा, क्योंकि आई एम द सेम पर्सन। सो मेरा नाम मनीष है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। और जैसे कि मैं आगे हाई एजुकेशन के लिए परस्यू कर रहा हूँ और बस आपसे मिलने आ जाए हैं पॉडकास्ट के लिए नए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, जो कि आप हमारे पॉडकास्ट में फिर से आप आए। और तो सबसे पहले मनीष जी, हमने जो लास्ट वीडियो में हमने छोड़ा था कि मानसून के ऊपर, तो मानसून एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं कि मानसून के मतलब कि इंडिया में मानसून का क्या रूल है और वो कैसे कैसे मतलब कि इंडिया के अंदर एंटर होते हैं। जो मानसून है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इसको पूरा एलोबरेट करूँ सही से तो बहुत समय लग जाएगा, तो मैं इसको हल्का सा तक शॉर्ट में इसको बता देता हूँ। बेसिकली मानसून है क्या? तो मानसून जो कि है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो मानसून का रोल प्ले होता है वो अरेबियन सी से होता है। अरेबियन सी से, जिसको हम साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं। ओके। वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आता है और उसे एडवांसिंग मानसून भी कहा जाता है। तो मानसून को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा बेसिक विंड फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो जैसे कि जो सनलाइट है, सनलाइट जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसमें। सनलाइट जो पहले लैंड पे पड़ती है और वही सी पे भी हमारी जो लाइट पड़ती है, तो उससे जो लैंड होता है वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है एज कम्पेयर टू सी। ओशन पानी से जल्दी लैंड हीट अप हो जाता है। और हीट अप होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे एक लो प्रेशर डेवलप होता है और पानी उसके कंपैरिजन में बहुत लेट गर्म हो रहा है, तो वहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप है। तो जो विंड का जो डायरेक्शन होती है वो आपकी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रहती है। तो जब विंड हमारी चलेगी, जो हमारी ओशियन सीज के ऊपर से विंड चलती है लैंड की तरफ, तो वो वहां से मॉइस्चर गेन करके आएगी। मॉइस्चर लेके आएगी, तो जैसे ही वो लैंड की तरफ आएगी, जैसे मैंने कहा था कि विंड की जो डायरेक्शन है आपका हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वो आएगी। और हम देखेंगे कि जो लैंड में है बहुत से डिफरेंट टेरेन्स लाइक हिमालयाज, माउंटेन्स हैं। तो उस माउंटेन की वजह से जो विंड होगी वो राइज अप करेगी, ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन होंगे। और जब तक वो पानी रिटेन कर पाए, उसके बाद जब उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है क्लाउड्स की, तो उससे बारिश हो जाती है। तो यही फिनोमिना चलता रहता है इसमें। फिर बारिश होने के बाद वो एयर ऊपर जाके ठंडी हो जाती है, तो वापस वो अपना लो प्रेशर की तरफ जाएगी, कि वहाँ हाई प्रेशर डेवलप हो गया, लो प्रेशर रहेगी। इस तरीके से साइकिल चलती रहती है विंड फॉर्मेशन। ओके। मैं थोड़ा सा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जो कि आपने बताया कि विंड के थ्रू मतलब कि हिमालयाज में जब जाती है विंड्स वगैरह, तो मतलब मेरा जो है स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टार्ट मतलब कौन सी स्टेट से होती हुई जाती है? स्टार्टिंग जो हम कहेंगे जो मानसून है वो हमारा इस साइड वेस्टर्न घाट की तरफ पहले जो रेनफॉल होती है, वेस्टर्न घाट में आपका जैसे केरला रीजन हो गया, ये ऊपर आपका और भी स्टेट्स हो गए इस साइड, गोवा, महाराष्ट्र, ये सब वेस्टर्न घाट की तरफ ही आते हैं। तो ये वहां से एंटर होता है सबसे पहले, अरेबिक ओशन से होते जो हैं। अरेबिक ओशन से बिल्कुल जो उनसे सटे हुआ वेस्टर्न घाट, ये सबसे पहले वेस्टर्न घाट की तरफ जाएगी। वेस्टर्न घाट में सबसे पहले वहाँ पे बारिश होगी, अराउंड जून में स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, जून से मानसून स्टार्ट हो जाता है इंडिया के अंदर। वहाँ बारिश होने के बाद वो इंडिया मतलब अंदर सब कॉन्टिनेंट पे एंटर होती है। ठीक है, तो फिर बाद में जो विंटर्स होता है, विंटर्स में जो ये जो वापिस जो विंटर्स में क्या होगा कि जो ओशियन है वो हीट अप होगा और लैंड उसकी कंपैरिजन में कम हीट अप होगा। उससे क्या होगा, फिर लैंड पे हाई प्रेशर डेवलप हो गया और ओशियन पे लो प्रेशर। तो सेम वाटर का जो जो मतलब विंड का फॉर्मेशन है, जो मतलब जो आपकी जो साइकिल थी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो वो विंटर्स के टाइम पे उसे रिट्रीटिंग मानसून कहा जाता है। तो उस समय नॉर्थ ईस्ट की साइड से ये विंड्स चलती है और फिर जब बाद में वो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर गेन करेगी, पानी वहां से लेगी। और जो हमारा जो रिट्रीटिंग मानसून में जो बारिश होती है वो तमिलनाडु रीजन में होती है। तमिलनाडु का रीजन आपने सुना होगा, विंटर्स के टाइम पे वहाँ फ्लड की सिचुएशन अराइज होती है। तो जनरली यही मानसून का है। और मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड फॉर मौसम। तो इस तरीके से है, ये सीजन्स आते हैं। और हम उत्तराखंड में देखें तो समर्स को अगर हम लोकल लैंग्वेज में देखें तो रूडी कहा जाता है।
और मॉनसून सीजन को चौमास कहा जाता है, सुना होगा आपने चौमास। और जो हमारा विंटर है, विंटर में ह्यूंद कहा जाता है। ओके। तो ये जनरली यही मॉनसून का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन यही है। अच्छा, तो मानसून का कृषि पे भी हमारे, क्योंकि देश कृषि प्रधान वेरी देश कहा जाता है। मॉनसून जो रेन फॉल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इज डिपेंड ऑन रेन फेड। बट आजकल इरिगेशन चल रहा है थ्रू ट्यूबवेल्स, और जो हमारे पंप्स लगे हुए हैं इनके थ्रू भी इरिगेशन होता है। बट अगर रेनफॉल के थ्रू दैट इज वेरी गुड। बट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज अगर आप देख रहे हो, डे बाय डे रेनफॉल के पैटर्न्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। कहीं पे तो बहुत कम हो रही है और कहीं पे एक्सेसिव रेनफॉल हो रही है। उससे भी जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन है उसका इफेक्ट पड़ रहा है। पूरे मतलब वो नष्ट हो जाती है जो फसल वहाँ पे हो रही है। तो क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये टॉपिक है। अगर हम इस पर कभी और चर्चा करेंगे, अगर अभी बोलूँगा तो बहुत समय लगेगा। तो जैसा कि आपने देखा, मनीष जी ने हमें मानसून के बारे में बताया, और मुझे अभी, मैंने मनीष जी के ऊपर थोड़ा रिसर्च किया था। ये हाई स्टडी की तैयारी कर रहे हैं और साथ में ये जॉब भी करते हैं। तो उनसे बात करेंगे कि जो उनकी जॉब है बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये आपको बताना चाहेंगे कि एक जॉब में क्या क्या करना चाहिए। तो मनीष जी, आप थोड़ा सा अपनी जॉब के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि आप क्या करते हैं अभी। जॉब के बारे में बताऊँ तो मैं एविएशन इंडस्ट्री में वर्क करता हूँ। मेरा ड्रीम था एयरपोर्ट पे काम करना। मैं थोड़ा सा आपकी बात को कट करूंगा। एविएशन इंडस्ट्री क्या होती है, हमारे इंडस्ट्री अगर हम व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे। जनरल टर्म में बोले तो वर्किंग इन दी एयरपोर्ट, लाइक एयरक्राफ्ट हो, पैसेंजर्स हो, दीस थिंग्स कम्स अंडर द एविएशन। जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स होते हैं हमारे, जिसका मतलब जो मेन है प्रॉफिट मेकिंग होता है, टिकट्स खरीदो देन ट्रैवल करो। तो जैसे कि आपको बताया कि मनीष जी ने कि किस विषय में जॉब करता हूँ, और एविएशन के बारे में बताया कि एयरपोर्ट से रिलेटेड है। तो उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे, इनका एक्सपीरियंस लेंगे, और आप लोगों को ये एक्सपीरियंस शायद अच्छा लगेगा। तो मनीष जी बताएंगे आप हमने हमारे व्यूवर्स को। ओके, आई स्टार्टेड माय जॉब इन 2016। मैं तब से उस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। इसमें बेस्ट पार्ट इज दैट यू विल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट सो मेनी थिंग्स ओवर देयर। ओके। आई एम डीलिंग विद द इंटरनेशनल कस्टमर्स देयर एज वेल एज द डोमेस्टिक एज वेल। तो दोनों कस्टमर से मैं डील करता हूँ। वहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज सीखने को मिलेंगी आपको। डिफरेंट कंट्री से लोग आ रहे हैं, उनसे बात करने का मौका मिलेगा। मतलब एक छोटे से स्पेस में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। सो द जॉब इज ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग जॉब भी है। एंड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट इंडस्ट्री। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज टाइम के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कि अभी बताया कि 26 ईयर्स में क्या कहते हैं एयरपोर्ट ज्वाइन किया था मनीष जी ने। तो आपने मतलब कि यही जॉब प्रोफाइल क्यों चूज करी आपने अपनी लाइफ में? Nice question. Because when I was in the 11th standard, so it's my dream to be the part of aviation industry. Okay. वो एयरपोर्ट पे जॉब करने का बहुत मन था when I was in the 11th standard. So I worked hard and I got that opportunity and I'm working in that same. तो 11th क्लास की उसमें ही मैं अपना ड्रीम बना लेता कि मुझे एयरपोर्ट पे जॉब करनी है। तो मतलब कि आपने जॉब मतलब आफ्टर 12th करी थी क्या? आफ्टर 12th वाला भी कर सकता है, ग्रेजुएशन वाला भी कर सकता है क्या? कौन I was when I have completed that 12th, my 12th standard, I was pursuing graduations from Open School of Learning. Okay. The same way I have given interview. मैंने interview दिया था. After 12th? After 12th, like after okay. 12th, maybe रुक के 6 months later उसके बाद. Okay. तो मैंने interview दिया था, तो I was selected for the interview. मैं interview में select हो गया था. Then they sent me for trainings. तो मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। उन ट्रेनिंग्स में भी डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं। तो अराउंड 4 ट्रेनिंग हुई थी और 4 एग्जाम्स मैंने उस समय क्लियर करे थे। 2 एयरलाइंस के थे, 2 एयरपोर्ट अथॉरिटी के एग्जाम्स थे। तब ये प्रोसेस चलेगा लाइक 1 to 2 मंथ्स इसमें लग जाता है। वो आपको कॉल करेंगे कि आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है। 7 डेज का ट्रेनिंग सेशन है या 8 डेज का है। देन जो लास्ट डे होगा उसमें वो आपका एग्जाम लेंगे। जो भी आप उन लोगों ने हमें ट्रेनिंग दी है उसमें आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के कोड याद करने पड़ते हैं। उनकी जो अंदर कोडिंग लैंग्वेजेस हैं वो हमें सिखाई जाएगी ट्रेनिंग में। बस वो ये चेक करते हैं कि जो कैंडिडेट आया है उस जॉब प्रोफाइल के लिए वो एलिजिबल है या नहीं है। क्योंकि अगर मैं 7 दिन में भी वो कोड्स लर्न नहीं कर पा रहा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू वर्क इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो वो बस एग्जाम वो इसी बेसिस पे होता है कि वो हमारी जस्ट प्रोफाइलिंग चेक करते हैं कि हमने जो इसको पढ़ाया या जो इतने दिनों में समझाया ये उसको प्रॉपर गेन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। तो मैंने अराउंड 4 एग्जाम्स उस समय दिए थे। देन आई गॉट सिलेक्टेड और मैंने ज्वाइन कर दिया था। 2016 में मैंने जॉब स्टार्ट करी थी। तो इसके लिए आपने कोई कोर्स मतलब बाहर से कुछ ऐसा किया था कि आफ्टर 12th मतलब कि क्योंकि एयरपोर्ट में जॉब पाना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए उसके लिए। जी बहुत अच्छा है ना? आंसर खुद ही दे दिया है। तो मैंने सुना है, बट आफ्टर 12th मुझे पता नहीं था कि हम एयरपोर्ट में जॉब कर सकते हैं। अगर
करनी चाहिए। और आपने मतलब कि कोई इसकी तैयारी करी थी या कोई ट्यूशन वूशन लिया था? तो तैयारी अगर मैं इसकी बोलूँगा तो इसमें सबसे फर्स्टली जो मैं आपको बताना चाहूँगा, देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स जो आपको तैयारी कराएंगे इसकी, बट आई फील लाइक इफ यू हैव लाइक समथिंग लाइक आप पैशनेट है किसी इंडस्ट्री में जाने के लिए, सो यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ ओनली। लाइक आई वर्कड हार्ड ऑन माय इंग्लिश, माय कम्युनिकेशन स्किल्स, आई वर्कड हार्ड, तो देन आई मतलब, और आज के टाइम में तो यार हर किसी को नॉलेज है, वेबसाइट्स है, इंटरनेट है, थ्रू इंटरनेट आई गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटरव्यू की वहाँ पे मेरे को इंटरव्यू में जाना है। और इंटरेस्टिंग थिंग मैं ये बताऊंगा कि एट दैट टाइम व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग फॉर दिस जॉब, लाइक वी वर 8 पीपल, हम 8 लोगों का ग्रुप था और हम सब सेम चीज की तैयारी कर रहे थे। उन 8 में से मैं अगर आपको बताऊं तो हम 2 ही लोग सिलेक्ट हो पाए थे जिसने इस इंडस्ट्री को मतलब आगे ज्वाइन करा, वर्क करा। बाकी जो 6 थे वो लोग डाइवर्ट हो गए टू द डिफरेंट इंडस्ट्रीज, किसी ने कुछ और कर लिया, किसी ने कुछ और कर लिया, बिकॉज दे डिडंट क्लियर द इंटरव्यू एट दैट टाइम। उनका इंटरव्यू क्लियर नहीं होता, मैं और एक मेरा फ्रेंड था, हम दोनों का क्लियर हो गया, तो हम लोगों ने जॉब स्टार्ट कर दी। तो हाउ मेनी राउंड्स इन द एयरपोर्ट इंटरव्यू? राउंड्स लो, फर्स्ट राउंड होगा आपका जनरल एचआर राउंड होगा, उसमें एचआरस आपका इंटरव्यू लेंगे, पूछेंगे इंडस्ट्री के बारे में। एज अ फ्रेशर होगा तो इतना हाई फाई नहीं होता, बट दे आर जस्ट चेकिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को वहाँ जज करा जाएगा, प्रॉपर देखा जाएगा कि ये बना के तो नहीं बोल रहा या इसको जनरली नॉलेज है इंग्लिश की, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे इंटरनेशनल कस्टमर्स आएंगे, आपको उनसे डील करना है। एट दैट टाइम यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया एज वेल, आप उस प्लेस पे खड़े हैं जहाँ पे इंडिया की इमेज आ रही है। तो उस तरीके से वो कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं जो उतना क्लीन हो, तो इन सब सिचुएशंस को डील करे। तो होगा फिर सेकंड राउंड, लाइक मैनेजर्स राउंड होगा, जो मतलब पर्टिकुलरली किसी डिपार्टमेंट के मैनेजर वहाँ बैठेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि पहले से थोड़ी नॉलेज है। अगर आप फ्रेशर नहीं हो तो शायद इंडस्ट्री के अंदर की और चीज़ें पूछ ले, कैसे काम होता है, और भी जो डिसिप्लिन वर्क्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, और जो टाइमिंग्स होता है फ्लाइट्स के बीच में पूछ लेते हैं। और जनरली थर्ड होता है वो ग्रुप डिस्कशन होता है। उसमें जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो सब बैठेंगे एक साथ, उनको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, दे हैव टू डिबेट इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। कोई फेवर में बोलेगा, कोई अगेंस्ट में बोलेगा उसके। तो एक मतलब उसमें भी जो जो बेस्ट कैंडिडेट्स होंगे उनको ही आगे जॉब के लिए सिलेक्ट करा जाएगा, अदरवाइज जो रेस्ट अदर कैंडिडेट्स हु आर नॉट सिलेक्टेड, दे हैव टू स्टार्ट अगेन विद द इंटरव्यू। ओके, जैसे कि आपने देखा कि मनीष जी ने बताया कि मेरे 4 राउंड हुए थे उसमें, और हर राउंड के बारे में मनीष जी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बट मैं इससे पहले एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। जैसे आफ्टर 12th आपने डिसाइड तो मन में वही कर रखा था कि मुझे एयरपोर्ट में जाना है, एयरपोर्ट में जॉब पानी है। तो बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि यार वो मतलब कैसे जॉब के लिए अप्लाई करें, है ना? अप्लाई भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अप्लाई कहाँ से करनी, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। तो इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कोई मिसगाइडिंग करता है, कोई क्या करता है, तो जॉब वो पा नहीं पाते। तो लोगों को बताइए जाए कि एयरपोर्ट में जॉब पाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या क्या है, मतलब कि किस तरीके से जॉब पा सकते हैं? जनरल एक व्यू है और जो मतलब हर कोई फॉलो करता है, लाइक यू गाइस आर एजुकेटेड, आपने 12th करी है तो इट्स मीन आपने बहुत अच्छी एजुकेशन या कुछ तो गेन करा है, चीजों को कैसे फाइंड आउट करा जाएगा। बट मैं बेसिकली ये बोलना चाहूँगा ना, बिफोर गोइंग टू एनी इंडस्ट्री ना, फर्स्ट चेक योरसेल्फ। हर कोई हर इंडस्ट्री के लिए नहीं बना है, ठीक है? जैसे मैं इस इंडस्ट्री में कर रहा हूँ तो शायद से मैं दूसरी इंडस्ट्री में इतना अच्छे एफर्ट्स ना दे पाऊँ, मेरा इंटरेस्ट इसमें था इसलिए मैं वहां गया, ठीक है? सबसे पहले यू हैव टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है ना, you must go for that। नहीं है तो फर्स्ट लर्न जस्ट द बेसिक्स, ग्रामर्स एंड ऑल, लाइक स्पोकन इंग्लिश क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले आपको उस चीज में अपना आप को परफेक्ट करना है, देन द नेक्स्ट स्टेप, देन यू हैव टू गो फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए जैसे कि हमारी बहुत सारी एयरलाइंस है, जैसे एयर इंडिया है, विस्तारा है, इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर, इनकी जो वेबसाइट्स होती है, इनकी वेबसाइट्स में जॉब पोस्टिंग्स आती है, ओके। एंड वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है कि नाउ दे आर, बट जो अब कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ ये लोग ग्रेजुएट्स को ही ले रहे हैं। ओके। हमारे टाइम पे था, मतलब उस समय 2016 में अंडर ग्रेजुएट्स को भी लिया जा रहा था एज अ फ्रेशर्स को भी। डिमांड होगी उस समय शायद कि ज्यादा एम्प्लॉइज की जरूरत है, बट अब ग्रेजुएशन कंपलसरी है। बट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द क्रू, अगर आप कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, हैव यू हर्ड अबाउट दैट, फॉर दैट यू कैन ट्राई आफ्टर 12th एज वेल। बट उसका कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा हार्ड होता है, उसमें एक अच्छी हाइट, अच्छी फिजिक, बॉडी, बीएमआई आपका बहुत कैलकुलेटेड होना चाहिए, मतलब उसके लिए आपका जो स्किन टेक्सचर है बहुत अच्छा होना चाहिए, पर्सनालिटी बिल्कुल 100% अच्छी होनी चाहिए। वो 12th के बाद आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट उसका जो इंटरव्यू राउंड होता है ना, वो इससे और ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि वो जॉब और ज्यादा चैलेंजिंग है, और उसमें तो मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि वो उसका इंटरव्यू लेवल समथिंग इज वेरी हाई।
वो तो जैसे कि अभी मनीष भाई ने बताया हमें कि एयरपोर्ट की जॉब किस तरीके से आप पा सकते हैं, और सबसे पहले आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है कोई भी जॉब को लेकर। तो मनीष जी, हम ये जानना चाहेंगे जैसे कि आप एयरपोर्ट में जब जॉब करते थे तो सेलिब्रिटीज वगैरह भी मिले होंगे आप लोगों को, तो कैसा एक्सपीरियंस होता है? सेलिब्रिटीज मिलते हैं, उनको कैसे ट्रीट करते हो? पैसेंजर को कैसे ट्रीट करते हो और सेलिब्रिटीज को कैसे ट्रीट करते हो? लाइक मैं ये कहूँगा कि सेलिब्रिटी भी वहाँ पे एक पैसेंजर ही बन के आया है फर्स्ट ऑफ ओके, और तो मेरा कहने का कंसर्न ये है कि सेलिब्रिटी को अलग से ट्रीट होता है या आम पब्लिक को अलग से ट्रीट किया जाता है, या दोनों को इक्वल, मतलब कि अगर दोनों ही पैसेंजर है? पैसेंजर तो पैसेंजर ही है। ओके, चाहे वो स्टार सेलिब्रिटी हो, अगर कोई पैसेंजर सेलिब्रिटी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं मैं उसको सर्विस नहीं दूंगा। ओके, जो उसने जिस सीट के लिए उसने पे करा, जो सर्विस पैसेंजर डिजर्व करता है, डेफिनेटली आई विल गिव देम ओके, वो सर्विस उसको मिलेगी। सेलिब्रिटी है, कुछ कुछ कोई वीआईपी आते हैं तो ठीक है, उनके लिए वीआईपी चैम्बर्स है, वीआईपी लाउंजेस हैं, उनको फैसिलिटीज मिलती हैं। मेरी भी ड्यूटी लगती थी सेलिब्रिटीज के उसमें, तो मैंने भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज को मतलब आई असिस्टेड देम। ओके, उनके साथ था और मतलब बहुत यू विल गेट चांस टू गेट क्लोज, बहुत आप उनके साथ खड़े होगे, उनके बगल में आपकी फोटो भी। बट फोटो सेशंस जो ये सब होते हैं ना, ये सब मतलब ट्रेनिंग्स के टाइम पे आपको बता दिया जाएगा कि ये सब नहीं करना। आप एयरपोर्ट के अंदर ऐसे फोटोज क्लिक नहीं कर सकते। तो करते हैं लोग, कर लेते हैं, बट आपने भी करा है कभी ऐसा काम? हाँ, स्टार्टिंग में जब मैं नया था तो मैं इन चीजों के पीछे मैं भी बहुत दीवाना था कि देखो स्टार आ रहा है, एक्टर आ रहा है, एक्ट्रेस आ रही है। तो मैं भी स्टार्टिंग में बहुत दीवाना था, बट लाइक धीरे-धीरे ऑफ टाइम यू विल लर्न कि यार दे आर आल्सो ह्यूमंस, दे आर नॉर्मल्स। तो वो सेलिब्रिटीज हमारे आंखों के आगे से ऐसे जाते थे तब, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, पहले शुरू में तो हुआ था, फोटो खींची थी। ओके, लाइक धीरे-धीरे फिर वो हमें खुद लगता है कि वो बहुत नॉर्मली अंदर ऐसे घूमते हैं जैसे नॉर्मल पैसेंजर जा रहे हैं। ठीक है, अगर उनने मतलब वीआईपी कोई सर्विस वो ले रहे हैं तो वीआईपी में उनके साथ एस्कॉर्ट्स चलते हैं, बट जनरली वो नॉर्मली मूव ऑन वहां से जाते हैं। ओके, और जैसे कि मैं ये भी जानना चाहूंगा, अपने व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन सेलिब्रिटीज से आप मिले हैं वहां पर, मतलब एयरपोर्ट में, और किन किन के साथ आपकी फोटो है? इट्स डिफिकल्ट टू नेम दैम, बट बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनके साथ मतलब मैंने फोटो क्लिक्स करी स्टार्टिंग में है। तो कैसा लगता था, मतलब कि मतलब कैसा लगता था, मतलब कि सेलिब्रिटी को शुरू में एकदम देखना, है ना? यू कैन रिलेट दैट कोई 12th क्लास का बच्चा, मतलब वो 12th आफ्टर 12 करके एक बहुत बड़ी ग्लैमरस इंडस्ट्री में वो एंटर करता है, वहां पे वो अचानक से जो जिन स्टार्स को उन्होंने कभी टीवी में देखा होता है वो उसके फ्रंट पे खड़े हैं और मैं उनसे बात कर रहा हूँ। दे आर आस्किंग फॉर द सर्विसेज फॉर मी, लाइक वेयर टू गो दिस, लाइक वेयर इज द बोर्डिंग गेट, दे आर आस्किंग और आई एम रिप्लाइंग देम। तो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा, मेरे को ऐसा लगता था कि यार क्या हासिल कर दिया। सही बात तो है यार वो सेलिब्रिटी मेरे आगे खड़ा है यार, कोई लोग भाग रहे हैं, कोई फोटोज करा रहा है, तो वो एक बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस था लाइफ का, वो भी एक पार्ट था कि बहुत अच्छा लगा कि मतलब यार ऐसा ऐसा था। तो मैं भी मतलब फोटोज क्लिक करा रहा हूँ, फिर दोस्तों जो मेरे फ्रेंड्स थे जो मतलब मेरे घर के पास रहते हैं, उनको दिखाता था देखो भाई आज मैं इनके साथ फोटो खिंचाई, आज मैं इनके साथ था। तो बहुत हॉलीवुड स्टार्स भी आते हैं, तो वो बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। बाद में देन यू विल फील कि वो इंडस्ट्री फिर लाइक योर होम हो जाती है कि डेली वो चीजें हो रही हैं, तो फिर कोई भी चीज डेली अच्छी मतलब वो फिर उसका जो इंटरेस्ट लेवल है वो कम होता जाता है। अगर कोई भी चीज मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएगा ना आदमी भी है, आपको वो इंटरेस्ट, अगर आपको कोई रोज एक ही चीज खाने को दे रहा है तो मतलब एक समय ऐसा आएगा आपका सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत कम हो जाएगा उसका, कि आप यू आर डिमांडिंग फॉर अदर थिंग्स एज वेल। तो इस तरीके से चीजें है। तो जैसे कि मनीष ने बताया कि मैं काफ़ी सेलिब्रिटी से मिला हूँ, मनीष जी मेरे एक दिमाग में क्वेश्चन आया कि जैसे आप इंटरनेशनल में करते थे तो ऐसे डोमेस्टिक भी होता है, तो डोमेस्टिक के लिए भी इंग्लिश मस्ट है और उसके लिए क्या एजुकेशन चाहिए? जो इंटरव्यू होता है ना, बेसिकली इंटरव्यू सिंगल होगा आपका, देन उसके बाद डिसाइड होता है कि ये बंदा डोमेस्टिक में रहेगा या इंटरनेशनल में। ओके, बेसिकली जैसे मैं फॉर एग्जांपल में एयर इंडिया का एग्जांपल देता हूँ। एयर इंडिया की फ्लाइट डोमेस्टिक भी ऑपरेट हो रही है, इंटरनेशनल भी ऑपरेट हो रही है, तो ऑब्वियसली दोनों के लिए स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं प्रॉपर इंटरनेशनल, डोमेस्टिक भी ड्यूटीज लगती थी, तो मैं डोमेस्टिक पैसेंजर्स लाइक जो हमारे स्टेट्स हैं इंडिया के उसके अंदर जो फ्लाइट्स हैं वहाँ कभी इंटरनेशनल लगती है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मैं इंटरनेशनल में ही रहा हूँ। लंदन यूएस की फ्लाइट्स मैंने इन सबसे डील करा है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स पे ये था। तो सिंगल इंटरव्यू होगा, बट उसी के बाद वो मैनेजर डिसाइड करेगा कि इसको आज इसकी ड्यूटी डोमेस्टिक में लगानी है या इंटरनेशनल में लगानी है। ओके, डिपेंड ऑन मैनेजर्स कि अब अगर मतलब फ्लेक्सिबल है, शिफ्ट है। हाँ, शिफ्ट नहीं कह सकता है कि मतलब डोमेस्टिक इंटरनेशनल ये फ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्सिबल है, और शिफ्ट भी तो फ्लेक्सिबल होती होगी। हाँ, शिफ्ट का मैं बताना चाहूंगा मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट। तभी मैंने आपको पहले इस चीज क्यों बोली
कि अगर आप पैशनेट है ना तभी उस इंडस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पे ना इंटरनेशनल फ्लाइट है तो आपको नाइट शिफ्ट मिलेगी। ओके ये आपको इंटरव्यू के टाइम पे ही आपसे पूछा जाएगा, आर यू कंफर्टेबल विद द नाइट शिफ्ट्स? ओके। ठीक है, तो आपकी कभी कभी मेरी ड्यूटी अर्ली मॉर्निंग लगती थी 6 o'clock 7 o'clock, कभी कभी बहुत हो कि लाइक रात 2 बजे की ड्यूटी है, किसी को रात 3 बजे रिपोर्ट करना है अकॉर्डिंग टू देयर फ्लाइट्स। ओके। उनकी फ्लाइट कितने बजे की है उनको उस टाइम पर रिपोर्ट करना होता था। तो अच्छा। तभी मैंने कहा कि पहले अपना वो देखें कि पैशनेट हो या नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत मजा आता है बट बाद में जब वो आपको रात 2 बजे की शिफ्ट दे रहे हैं ना, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू, कि लोग दुनिया सो रही है और आप काम कर रहे हो, और एयरपोर्ट तो रात को ही ज्यादा चलता है। अच्छा। इंटरनेशनल फ्लाइट्स मोस्टली नाइट में आती है, हम्म। तो नाइट में तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, बहुत रश रहता है, नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ जाती है, तो नाइट शिफ्ट एंड मॉर्निंग शिफ्ट इसमें रश बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, तो मनीष जी ने इस प्रकार से बताया कि शिफ्ट किस तरीके से करी। मैं मनीष जी से क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, जैसे मनीष जी एयरपोर्ट में कोई ऐसा आपके साथ इंटरेस्टिंग कोई घटना हुई हो, इंटरेस्टिंग, या तो घटना के बारे में भी जानना चाहते हैं, कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई आपके साथ कि वो आपको लाइफ भर अभी भी याद हो, और कोई मेमोरेबल मोमेंट भी मैं जानना चाहता हूँ आप इसके बारे में। मेमोरेबल मोमेंट तो बहुत सारे हैं, हाँ, अगर वन बाय वन बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट कोई भी एक जो मतलब कि सबसे अच्छा मेमोरेबल मोमेंट है, फिर ट्रेजेडी के बारे में ही पता करेंगे, तो मेमोरेबल, सबसे पहले मेमोरेबल के बारे में। मेमोरेबल मोमेंट मैं एक बताता हूँ कि वो शायद मैं आज भी याद करता हूँ। लाइक स्टार्टिंग में मेरे पास जो सेल फोन था ना, बहुत नॉर्मल सेल फोन था। ओके। वो मतलब ज्यादा मतलब स्पीड नहीं थी, वो ना हैंग हो जाता था बेसिकली, वो बहुत हैंग होता था। ओके। ठीक है, तो आई वाज स्टैंडिंग इन द इंटरनेशनल साइड ऑफ द एयरपोर्ट, तो सामने से एक स्टार आता है। ठीक है, देन मैंने फोटो कराने वाली बात की, तो कहता ओके दैट इज फाइन। तो वो फोटो मैंने जब क्लिक करी तो मैंने ध्यान नहीं दिया और वो फोटो ब्लर हो गई। दैट टाइम मेरा फोन हैंग हो गया। जब फोन हैंग हो रहा था इवन मैंने उस स्टार को बोला सर यू हैव टू वेट, तो उसने बहुत कोऑपरेट करा। मैं नाम रिवील नहीं करना चाहूंगा। अच्छा। उसने बहुत कोऑपरेट करा और ठीक है, मैंने फोटो क्लिक करी। बाद में जब मैंने देखा तो फोटो ब्लर हो गई। फिर दोबारा खींची दो। मैं बताता हूँ कि तो उस समय मेरे को बहुत अफसोस हुआ यार, मस्त अपॉर्चुनिटी मिली थी और मेरा फोन हैंग हो गया। तो मेरे सीनियर ने बोला यार कोई नहीं, चला जा दूंगा। मैंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। मैं गया, सेट सर मैंने फोटो क्लिक करा था अभी, तो वो ब्लर हो गया। मैंने कहा नो वरी, एक और ले लो, कोई नहीं, मैं भी अंदर ही हूँ। अच्छा। वो मतलब मोमेंट मेरे को ऐसा लगा कि रियलिटी में बहुत अच्छा लगा। मेमोरेबल डे बन गया तुम्हारा। तो यार रिवील कर ही दो नाम किसका बंदे का यार, ऐसा मत करो, क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं। हनी सिंह के साथ फोटो करी। ओ हनी सिंह भाई, मेरा भी बहुत फेवरेट सिंगर है। ही इज अ वेरी लाइक गुड पर्सन। मैंने 2 बार उनसे मतलब ऐसे फोटो की मैंने बोला तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। मतलब ये धीरे आ जा टाइम पे वो मेरे से बोलते कि अरे क्लिक तो करी थी। मैंने कहा सर वो ये ब्लर हो गई। अरे कोई नहीं, दोबारा खींच ले। तो फिर मैंने दोबारा क्लिक करी थी। चलो, तो हनी सिंह वैसे ही बहुत अच्छे मतलब की पर्सन है, फेमस पर्सनालिटी भी, और वो आते हैं। तो आई थिंक दैट टाइम ही वाज कमिंग फ्रॉम मेलबर्न और सिडनी समवेयर। ऑस्ट्रेलिया में शायद उनका कंसर्ट था, वो वहां से आ रहे थे। ओके। तो ये कब की बात होगी, कुछ याद है? मुझे जॉब्स के लगने के बाद के आसपास की है, 19 ये होगा आई थिंक। कोविड के आसपास की बात है, से पहले, कोविड से पहले की बात है। देन उसके बाद वो हम जो आजकल हम सब यूट्यूब्स में देख रहे हैं वो बाइपोलर डिसीज से गुजरे हुए हैं। उससे पहले की बात थी। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आई मेट विद हनी सिंह एट दैट टाइम। चलो थैंक यू सो मच, आपने बताया, हमें नाम रिवील किया, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी इसके आपके बारे उसके लिए आपका। और मनीष जी जैसे कि एयरपोर्ट में अभी मैंने आपका मेमोरेबल डे तो जाना, हमारे व्यूअर्स ने भी जाना, मैंने भी जाना, तो अब मैं ऐसी कोई ट्रेजेडी सुनना चाहता हूँ आपसे, मतलब कि जो लाइफ में एयरपोर्ट में ही हो आपकी और जो हमेशा याद रहेगी आपको, ऐसी कोई ट्रेजेडी। देखो ट्रेजेडी तो बहुत सारी हुई है, मतलब हर डे हमारे लिए चैलेंजिंग होता था। ओके। मतलब दिन में कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जाता था कि जो मतलब लाइफ टाइम तक याद रहेगा। कभी कभी कोई फ्लाइट डिले हो जाती थी बिकॉज ऑफ अस, तो वो एक बहुत मतलब एक नेगेटिव साइन है। You have to be very punctual about things over there because you are dealing with the international flights over there. And तो ऐसी तो बहुत सारी चीजें हुई थी और शायद कुछ चीजें ऐसी कॉन्फिडेंशियल भी है जो मैं नहीं बता सकता यहाँ पे, क्योंकि वो हमारा इन प्रोसेस था एयरपोर्ट का, वो हम रिवील नहीं कर सकते। वी गॉट ट्रेनिंग अबाउट दैट। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर ट्रेजेडी की बात करूँ तो बेसिकली क्या कहते हैं कि एक तो मेरा सेलफोन था। चलो मैं ये बता रहा हूँ, ये जनरल है।
जैसे मेट्रो में हमने देखा ना मशीन्स होती हैं, एक्सरे मशीन्स, हम उसमें अपने बैग्स डालते हैं, ठीक है, वो बैग पास होने के वहाँ से जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक लाइक मैं इंटरनेशनल ट्रेन में था उस समय भी, इंटरनेशनल पैसेंजर था, माइट बी इज गोइंग टू फ्रांस, तो फ्रांस जा रहे थे सब, एज भी ज़्यादा थी कुछ, तो मैंने यहाँ से एक्सरे में मतलब अपना फ़ोन रखा, बेल्ट उतारी, जो भी अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेमेट्रिक ऑब्जेक्ट होता है हम सब निकाल के, एक ब्लू ट्रे होती है मैंने उसमें रखा, और मैं बोर्डिंग गेट्स की तरफ जा रहा था। तो जैसे ही मैंने वो जो फ्रिस्किंग करते हैं, फ्रिस्किंग कंप्लीट कराने के बाद व्हेन आई लुक्ड फॉर माय सेल फोन, इट वाज नॉट देयर ऑन दैट ब्लू ट्रे, सिर्फ वहाँ मेरी बेल्ट थी और सेल फोन नहीं था। अच्छा, शॉक, क्योंकि उस समय मैंने एक नया सेल फोन परचेज किया था, मैंने आपको पता ना पहले वाला बहुत हैंग होता था, सो आई थॉट टू जस्ट गेट अ न्यू वन, सो आई हैव परचेज्ड माय अ न्यू सेल फोन फॉर मी एट दैट टाइम, सो वो सेल फोन नहीं था, आई वाज शॉक्ड, व्हेयर इज माय फोन, आई वाज शॉक्ड। सो मतलब वो जो यंग जेंटलमैन जो मैंने सब बताया, वो जा रहे थे, जो फ्रेंड्स जा रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था, डाउट हुआ, क्योंकि मेरे से पहले वही थे ट्रस्टिंग एरिया में, तो मैं सिंपली आई आस्क्ड सर, I think you have taken my cell phone. He said, no, I don't have your cell phone. Sir, please check once. I'm saying ना, तो मैं भी बहुत डर गया था कि किसी से कोई चीज बार बार बोलना तो एक अजीब, क्योंकि मैं भी श्योर नहीं था वो किसके पास है, और मैं डरा हुआ बहुत था, मैं ऐसे मतलब हड़बड़ा रहा था, इधर देख रहा था, उधर देख रहा था, गया तो गया कहाँ, क्योंकि हो जाती है चीजें अगर आपकी कोई मतलब नई चीज परचेज करने मन। तो उन सर ने बोला ओके जस्ट वेट, आई एम चेकिंग, उन्होंने अपना बैग चेक करा, सडनली सेल फोन ऐसे अंदर से निकला। अच्छा जी, he said सॉरी, उनका सर नो इश्यूज, उन्होंने कहा कि यार मुझे लगा कि ये मेरा ही फोन है, ओके इंग्लिश में उन्होंने बोला कि मुझे लगा मेरा फोन है, तो मैंने बाय मिस्टेक इसको बैग में रख लिया। मैंने कहा सर नो इश्यूज है, हो जाता है गलतियां, मिस्टेक्स, वी आर ऑल ह्यूमंस एंड मिस्टेक्स हो जाती है। वैसे मेरे को जब मेरा सेल फोन मिला तो ऐसे जान में जान सी आई उस समय, तो उनने मेरे से बहुत बार सॉरी बोला, तो मैंने कहा सर नो नीड टू से सॉरी अगेन एंड अगेन, आई कैन अंडरस्टैंड, वी आर ह्यूमंस, गलती हर किसी से हो सकती है। तो देन मतलब एक वो बहुत तगड़ी ट्रेजेडी थी, मतलब 2 मिनट के लिए तो मेरे को ऐसा लग रहा था भाई वो क्या गया, सही बात है, नया कोई फोन एकदम लिया और एकदम उसको नहीं हुआ है और वो कहाँ गया। फिर फोन से इम्पोर्टेंट उसके अंदर के कॉन्टेक्ट्स होते हैं, अंदर जो हमारे और डिपार्टमेंट्स हैं एयरपोर्ट के, उनके हमारे पे कॉन्टेक्ट नंबर्स थे, मैनेजर्स के थे, मेरे और जो अदर स्टाफ्स हैं उनके थे, तो वो डेटा बहुत इम्पोर्टेंट होता है फोन से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, डेटा अंदर वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो वो एक स्ट्रेटजी हुई थी, कॉमेडी आई थी बहुत। तो मतलब कि यार वो ऐसे कैसे, मतलब कहाँ का था वो पैसेंजर? वो फ्रांस का था, क्योंकि ना मैं बता रहा हूँ कि जो 1 o'clock उस समय बहुत पीक आवर होता था, मतलब बैक टू बैक फ्लाइट स्टार्ट हो जाती थी, यूरोप सेक्टर्स की बहुत सारी फ्लाइट्स थी वहाँ पे 1 to 2:30 तक, बहुत बैक टू बैक फ्लाइट्स आती तो थी। फ्रिस्की आपकी भी होती है? जी, स्टाफ है तो पर हमारी भी चेकिंग हुई है, क्योंकि वो बोर्डिंग गेट्स हम एयरक्राफ्ट के पास जा रहे हैं, तो वहाँ पे चेकिंग होती है सभी की होगी, चाहे वो स्टाफ हो या वहाँ पैसेंजर को हम मतलब वो पैसेंजर हमारे एरिया से ही होके जाता है, सपोज ट्रांसपोर्ट एरिया में लोकेटेड था उस समय, पैसेंजर जैसे सपोज दैट कमिंग फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली टू गोइंग टू फ्रांस पेरिस, तो वो वाया दिल्ली में भी जब वो वाया दिल्ली जाएगा तो दिल्ली में उसको फिर से चेक इन करानी, ओके, वो चेक इन वहाँ से करा रहे थे, तो ठीक है हो जाती, क्योंकि वो बहुत सारी ट्रेस थी, और इवन कभी कभी तो ऐसा होता है तुम खुद अपना सेल फोन भूल जाओगे कि यार मेरा सेल फोन, क्योंकि बहुत सारे वहाँ सेल फोन बैक टू बैक मशीन्स चल रही हैं, बहुत सारे पैसेंजर्स खड़े हैं, किसी का बैग, और बहुत बार हो जाता है कि सेम कलर्स के बैग भी होते हैं, बहुत बार हो जाता है ठीक है पैसेंजर भूल जाता है, वो जल्दी जल्दी में अपना समझ के रख लिया समथिंग। फिर उसके बाद मैंने इसके लिए क्या करा, मैंने ना एक कवर बनाया जिसमें मेरी फोटो लगी थी पीछे से, मैंने वो अपने लिए कवर डिजाइन करवाया कि जब भी मैं मशीन के पास जब भी वो फोन रखूं मेरी फोटो है, तो क्योंकि जब आपकी फोटो होगी ना तो इजीली कोई आपका फोन ऐसे मतलब बाय मिस्टेक भी नहीं उठाएगा, क्योंकि वो देख लेगा यार ये तो मेरी फोटो नहीं, तो कुछ समथिंग अलग सा ही लग रहा है, क्योंकि फोन ऐसे मतलब वो स्क्रीन की साइड से था, और मतलब सारे फोन आज के टाइम पे एक जैसे ही लगने लग रहे हैं, आप देखोगे तो सबकी मतलब साइज वाइज, तो शायद सर को ऐसे ही लगा हो उनका फोन है, वो उन बैग में डाल दिया, उनकी थोड़ी एज भी ज्यादा थी, हो जाती है मिस्टेक्स, यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, इसीलिए आपने वो कर दिया, अगर कोई दूसरा बंदा होता तो शायद में भी उस पे केस भी एक्शन भी ले सकता था। और ये तो कुछ नहीं, मैं अपने एक फ्रेंड का एग्जांपल बताता हूँ, उसके साथ भी सेम घटना, ये उसकी शायद इटली फ्लाइट में हुई थी, फ्लाइट इज गोइंग टू शायद रोम आई गेस, उसका फोन तो चला ही गया था, अच्छा जी, पैसेंजर अपने साथ कैरी करके ले गया फोन, अच्छा जी, पैसेंजर कहाँ का था? पैसेंजर वो इटली के अंदर रोम जा रहा था पैसेंजर, ओके ओके, और उसका सेल फोन वो लेके ही चला गया बाय मिस्टेक, तो मतलब उसको डाउट था कि उस समय ये मतलब इटली की फ्लाइट चल रही थी, तो वहां जाके उसने मतलब पैसेंजर ने खुद ही मतलब फोन वहाँ पे
डिपॉजिट करा दिया कि ये गलती से दिल्ली एयरपोर्ट से आ गया है फोन। अच्छा यहाँ जी, से हमारे पैसेंजर ने कर दिया? जी क्योंकि ठीक है बहुत बाय बढ़िया। मिस्टेक हो जाता हो है, जाता है, चीजें हो जाती है, तो हम्म। उन्होंने कहा कि ये मेरा नहीं है, ये शायद दिल्ली एयरपोर्ट से मैं आ रहा हूँ, बाई चांस आ गया है, तो वहाँ पे डिपॉजिट कराया। तो मेरे मैनेजर्स ने भी यहाँ से मेल करी थी, मैंने बताया उस समय फ्लाइट वो चल रही, तो एक आइडिया हो जाता है कि कहाँ गया होगा, तो एक मेल कर दी थी कि इस तरीके से कोई अगर फोन मिसप्लेस है दिल्ली एयरपोर्ट से, अगर उस साइड आया हो तो देन हम उसके लिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अगर हो तो बताना। तो वहाँ से भी मेल का रिवर्ट आया कि हाँ हाँ फोन आ गया है। अच्छा। तो जो नेक्स्ट डे फ्लाइट आई थी हमारी, जो रोम दिल्ली फ्लाइट थी, नेक्स्ट डे क्रू फिर उस फोन को मतलब प्रॉपर पैक करके क्रू लेके आती। तो क्रू जो है होस्टेस थी वो फोन को लेके आई, तो मेरा फ्रेंड गया उस फ्लाइट में अराइवल्स एरिया में, उसने अपना फोन रिसीव करा उनसे। तो अच्छा, ये बहुत कॉमन है, ये हो जाता हो है, जाती है मतलब ऐसे चीजें। मिसप्लेस नहीं होता बट हो जाता बाय मिस्टेक। बताओ यार, एक फोन दिल्ली में खोया और कहाँ मिला? वो रोम में जाके मिला। रोम में जाके मिला, और स्टाफ का कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है, देखो यार, वहां से फोन वापस आ गया। अनबिलीवेबल यार। मैंने भी ये तो सुना था वैसे, क्योंकि मेरा इंसिडेंट बाद में हुआ था, उसका पहले हुआ था। तो अच्छा, मेरे को ये डर लग रहा था यार फोन कहाँ चला गया होगा, कितने दिन बाद वापसी आएगा, समथिंग लाइक दैट। तो रोम से आने में फोन को कितना टाइम लग गया? जैसे आज की फ्लाइट में गया तो वो कम से कम एक दिन बाद फ्लाइट आती है नेक्स्ट, तो वो एक दिन बाद आया। आ गया, और उसको फोन फाइनली उसको मिल गया था, फोन मिल गया। उससे, क्योंकि फिर लॉक वॉक जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है वहाँ पे एयर इंडिया का, तो वहाँ पे वो फोन को उन्होंने रिसीव करा, अभी उसने लॉक्स खुलवाए फोन के, पता लगे ना पर्टिकुलरली है किसका, तो उसने फोन को लॉक पता था पैटर्न, लोग उसने खोला, फिर उसने अपना फोन रिसीव कर लिया नॉर्मली। तो देखा, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई मनीष जी ने कि ऐसी ऐसी मिस हैपनिंग हो सकती है काम मतलब आप करने लोगों के में साथ। डेली चैलेंजेस भी मिलेंगे और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलेंगी, वर्ल्ड्स की इंफॉर्मेशन, मतलब अपना जो हमारी जो कंट्री है वहाँ पे डिफरेंट लाइक मतलब लाइक देयर आर सो मेनी लाइक अपना जो कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंट्स के अंदर हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड से बंदे आ रहे हैं, कोई रोम से आ रहा है, कोई फ्रांस आ रहा है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से लोग आ हर रहे जगह हैं। से पसंद आता। मतलब एक समय तो ऐसा आया था कि मतलब हम लोग फेस से पता लगाए थे पैसेंजर किस कॉन्टिनेंट से आ रहा है, ऑस्ट्रेलियन पैसेंजर है, उसका वे अच्छा, ऑफ स्पीकिंग से हम बताए थे ही इज फ्रॉम जर्मनी, ही इज फ्रॉम फ्रांस, ही इज फ्रॉम यूएस। हम मतलब उसके एक्सेंट से बता देते थे कि ये कहाँ का है। अच्छा जी, हमें इतनी नॉलेज हो तो गई, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था बहुत मतलब, है ना? एक्सपीरियंस रहा। और बहुत एयरपोर्ट में शार्प हो काफी जाओगे, सीखने को काफी मिलता है। बहुत सीखने को तो इतना मिलेगा ना वहाँ पे, डे बाय डे अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हो। अगर आप सीखने के इच्छुक हो देन आपको इंटरनेशनल लेवल पे चीजें सिखा रही है। द बेस्ट पार्ट ट्रेनिंग्स मिलती है, वो ट्रेनिंग से इतने पॉलिश हो जाओगे ना, मतलब आपकी स्किल्स इतनी डेवलप हो जाएंगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो बेस्ट पार्ट मेरे लिए ट्रेनिंग सेशंस है। महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार कभी ट्रेनिंग्स होती है, ट्रेनिंग्स होती रहती है कंटिन्यू, हर महीने आपको किसी ना किसी ट्रेनिंग्स में भेज दिया जाएगा, चाहे वो सिक्योरिटी ट्रेनिंग हो या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन की ट्रेनिंग हो या हाउ टू डील विद पैसेंजर्स, इस तरह की ट्रेनिंग हो, कोई भी ट्रेनिंग हो ना, उस ट्रेनिंग से डेफिनेटली आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा ना। कभी वीजा की ट्रेनिंग, पासपोर्ट हाउ टू गेट द पासपोर्ट, वीजा, इन सब की ट्रेनिंग, मतलब कि एयरपोर्ट में ऑलराउंडर बनाते हैं, ऑलराउंडर कि कहीं भी किसी की जरूरत हो तो बंदा वहां पहुंच जाए। और ट्रेनिंग्स में गेम्स भी खिलाए जाएंगे, मतलब इंटरेस्टिंग सेशंस होंगे। तो वो होटल्स के अंदर ट्रेनिंग्स होती हैं, आपको वेन्यू बता दिया जाता है कि अर्ली मॉर्निंग 9 o'clock आपको वहाँ रिपोर्ट करना है। तो नॉर्मली एक शिफ्ट के मतलब 8 आवर्स की ट्रेनिंग, कभी 6 आवर की ट्रेनिंग, बट ट्रेनिंग्स के एंड में भी एग्जाम्स होते हैं, मतलब एग्जाम्स आपको हर स्टेज में देने पड़ेंगे ऑब्वियसली इतनी बड़ी ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग कितने से कितने दिन की होती है, कुछ आइडिया? डिपेंड करता है कौन सी ट्रेनिंग है। कभी जो डॉक्यूमेंटेशन की ट्रेनिंग 3 दिन चलती है कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस 3 दिन जाना होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेनिंग सिंगल डे की होती है। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। ओके, ये ट्रेनिंग चलती है। गुड्स की ट्रेनिंग, डेंजरस गुड्स क्या होते हैं, और भी हाउ टू लाइक स्क्रीनिंग ऑफ द पैसेंजर की स्क्रीनिंग कैसे करी जाती है, मतलब बहुत शार्प करते हैं। अच्छा, तो एयरपोर्ट में मतलब कि पर डे में कितने लोग आते हैं, इंटरनेशनल डोमेस्टिक, मतलब कितने लोग आ जाते होंगे? बहुत सारा, जो फुटफॉल होता है बहुत ज्यादा, इतना है कि मतलब आप मॉर्निंग शिफ्ट में देखोगे उतने ही पैसेंजर है, फिर नाइट में देखोगे आपको उतने ही पैसेंजर दिखेंगे। तो एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ कि एक दिन में कुछ होता है कि कितने एरोप्लेन उतरेंगे और कितने होंगे कुछ? जैसे अब ये तो बहुत ही डिटेल इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि जैसे मेरी पर्टिकुलर, जैसे सपोज दैट मैं स्पाइस जेट का एक एग्जांपल देता हूँ। स्पाइस जेट ने उन्हें पता है कि पर डे हमारी कितनी फ्लाइट्स होती है, फ्लीट साइड से कहा जाता है। सपोज दैट किसी की 120 फ्लाइट्स है या जो भी है, मतलब फ्लाइट साइज, मतलब हर, मतलब डोमेस्टिक तो मोस्टली हर 5 मिनट में कोई ना फ्लाइट आपकी लैंड भी हो रही है और डिपार्ट भी हो रही है। ओके, हर थोड़ी देर में ही रनवे बिजी रहता है, कभी कोई फ्लाइट लैंड हो रही है, कभी कोई टेक ऑफ कर रही है। तो इस तरीके से फ्लाइट मतलब फ्लीट साइज होता है कि आज मतलब हमारे, जैसे सपोज दैट हमारे 110 डिपार्चर्स हैं, तो उसमें कितने पैसेंजर्स आ रहे हैं, तो वो सब एक रिकॉर्ड होता है। पता होता है कि कितनी फ्लाइट आज ले, जैसे मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है तो मुझे पता होता है कि यार 24
या 21 फ्लाइट्स लैंड होने वाली है, आज के या हमें दिन 21 फ्लाइट्स करनी है, अराइवल्स देखना है, या ज्यादा काम है तो जैसे ज्यादा मतलब जैसे बोर्डिंग है, बोर्डिंग में बता दिया जाता है कि आज आपको 4 एयरक्राफ्ट करने हैं 8 घंटे के अंदर, 4 ओके। एयरक्राफ्ट की बोर्डिंग करनी है, तो वो आपको पहले से इन्फॉर्मेशन मिल सकती तो एयरक्राफ्ट के अंदर जाने का भी मौका मिला? है। जी जी, जब पर्टिकुलर काम हो तभी जाने दिया जाता है, अदरवाइज ऐसे आप घूमते फिरते एयरक्राफ्ट के अंदर नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। किसी पर्टिकुलर काम से, जैसे कोई सपोज दैट कोई पैसेंजर को असिस्टेंस है कि उसको प्रॉपर एयरक्राफ्ट, जैसे सपोज दैट वी हैव बिल्ट लाइक विजुअली इम्पेयर्ड पैसेंजर्स, तो जब हम डील करते हैं तो उन्हें एयरक्राफ्ट के अंदर तक छोड़ा जाता है और फिर उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम क्रू को हैंड ओवर करते हैं। जैसे स्पेशल केसेस हैं, जैसे कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है उसके लिए हमारी जो फीमेल स्टाफ होती है वो उसको एयरक्राफ्ट के अंदर तक छोड़ती हैं, और कभी कोई क्रिमिनल पैसेंजर, जिसे हम डिपोटी पैसेंजर भी करना है, डिपोटेशन पे जो आया है, या इनएडमिसिबल बिहेवियर पैसेंजर है, इनको भी एयरक्राफ्ट के अंदर छोड़ा जाता है, इनके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हमारे पास होंगे, हम क्रू को हैंड ओवर करेंगे, बताएंगे पैसेंजर की प्रोफाइल, ये किस कंट्री से आ रहा था, कहाँ जा रहा है आगे, तो इस तरीके भी पैसेंजर होते हैं, इन सब केसेस में हमें एयरक्राफ्ट के अंदर जाने का मौका मिलता है। अच्छा, मिलता था। तो जैसा कि आपको बताया मनीष जी ने इतनी इन्फॉर्मेशन दी, और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो रही है ये, और पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं जो चीज़ें हम जान नहीं सकते, क्योंकि हम फ्लाइट को सिर्फ बाहर से देखते हैं, या एयरपोर्ट को जब जाते हैं थोड़ा बहुत घूम फिरते हैं, आना जाना में ही देख पाते हैं। टिकट नहीं लेते, आप हाँ, एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब जो अंदर जाके जो चीज़ें बताई मनीष जी ने कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। बाकी मनीष जी, आपने एयरपोर्ट के बारे में बताया, कुछ ऐसी कुछ और चीज़ें बताना चाहेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, जो हमारे पास से छूट गई हो? छूट गई हो कि जैसे मैं बता सकता हूँ कि अंदर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट के लिए वहाँ पे एलोकेटेड हो। ओके। सपोज दैट आपने सुना होगा डिपार्चर एरिया, डिपार्चर एरिया में जो हमारा स्टाफ बैठेगा वो सिस्टम में काम करेगा, जो हमारे सॉफ्टवेयर है उसमें वो बोर्डिंग पास इशू करेगा पैसेंजर्स को, उनकी टिकट चेक करेगा और उनका बैगेज एक्सेप्ट करेगा। बैगेज मतलब और सिक्योरिटी क्वेश्चंस होता है, बैगेज में कोई पावर बैंक, लैपटॉप, समथिंग इन नाउ, इंटरनेशनल पैसेंजर जा रहा है तो उसके वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी चेक होंगे, उसका डिपार्चर वीजा में। चेक होगा, उसके बोर्डिंग पासेस जो हम प्रिंट करके देंगे, उसके पासपोर्ट चेक करेंगे, तो वहाँ पे ये सब काम है डिपार्चर डिपार्टमेंट में। डिपार्चर डिपार्टमेंट। ओके। और फिर अराइवल्स है, अराइवल्स में जब फ्लाइट लैंड होगी तो पैसेंजर बाहर निकलेंगे, उससे पहले की जो अरेंजमेंट्स करनी होती है, सपोज दैट कितनी व्हील चेयर्स हैं उस फ्लाइट में, हमें पहले इन्फॉर्मेशन होती है कितने पैसेंजर्स आ रहे हैं, कितनी व्हील चेयर्स रिक्वायर्ड हैं, तो वो सब नेसेसरी अरेंजमेंट्स करना। जैसे कोई पैसेंजर, जैसे किसी को मेडिकल रिक्वायरमेंट है, कोई मेडिकली अनफिट पैसेंजर है, वो हमें पहले से इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है इस फ्लाइट में, तो हम उसको मतलब फ्लाइट के लैंड होने से पहले ही हमारे को सारी अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है, वो सब अराइवल एरिया देखता है। ट्रांसफर्स में मैं रहा हूँ, ट्रांसफर्स डिपार्टमेंट देखते हैं कि कोई फ्लाइट दिल्ली में लैंड हुई, उससे ट्रांसफर्स के पैसेंजर्स कितने हैं, मतलब कितने इंटरनेशनल पैसेंजर है, कितने डोमेस्टिक पैसेंजर्स हैं, उनके बोर्डिंग पास इशू करना, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करना, हम ये चेक करते थे। और बोर्डिंग एरिया में पैसेंजर जो डिपार्चर से बोर्डिंग पास लेके आया है वहाँ पे उनको बोर्ड कराना एयरक्राफ्ट के अंदर, वो डिपार्टमेंट है। फिर एक रैंप डिपार्टमेंट, रैंप रीजन, रैंप की अगर फुल फॉर्म देखें तो होता है रीजन ऑफ एयरक्राफ्ट मूवमेंट एंड पार्किंग, मतलब एयरक्राफ्ट के नीचे वाला एरिया जहाँ पे बैगेज लोड होते हैं, तो देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट। हम कस्टमर सर्विस से थे तो हम एयरपोर्ट के अंदर की चीजों से डील करते थे, लाइक पैसेंजर से फेस टू फेस बात करना, और जो बैगेज एरिया वाले होते हैं दे लुक आफ्टर द बैगेज सेशंस होते हैं, दे बैगेज को ही वो देखते थे, पैसेंजर को बैगेज लोड करना है एयरक्राफ्ट के अंदर, और हम उनसे कोऑर्डिनेट भी करते हैं बैगेज डिपार्टमेंट की, पैसेंजर फ्लाइट में बोर्ड हो गया, क्या इनका बैग लोड हुआ नहीं हुआ, तो हम उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं, वो रैंप एरिया नीचे का रीजन होता है। और भी डिपार्टमेंट्स हैं, कोई फ्यूलिंग डिपार्टमेंट में है, कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एयरक्राफ्ट की इंजीनियरिंग चेक कर रहा है, और टर्न अराउंड कोऑर्डिनेटर्स होते हैं फ्लाइट के, सो दे आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स। ओके। मतलब सच बोलूं तो अगर प्रॉपर्ली देखा जाए तो मैं भी शायद इन्फॉर्मेशन ना दे पाऊँ, माइंड से स्लिप हो रहा है, बहुत से डिपार्टमेंट हैं, क्रू हैंडलिंग अलग डिपार्टमेंट है, तो देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स हो रहे। ओके। तो मनीष जी, जाते जाते एक चीज़ और क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे कि एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी होती है वो मतलब कि जैसे कि सीआईएसएफ वाले ही देखते हैं, या तो सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा बताएंगे हमें कि सिक्योरिटी का क्या रूल होता है, कुछ बता पाएंगे उनके बारे में? तो आपकी डीलिंग किस तरीके से होती थी सिक्योरिटी से? सिक्योरिटी से आपसे मतलब कहने का मतलब ये है कि सिक्योरिटी से आपसे मतलब कुछ इंटरेक्शन होता था या नहीं होता था? सिक्योरिटी स्टाफ, देखो हम सब एयरपोर्ट के अंदर काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग भी सिक्योरिटी का ही काम करते तरीके से ना? हाँ, क्योंकि मैं बोर्डिंग पास इशू कर रहा हूँ, और मैं किसको बोर्डिंग पास इशू कर रहा हूँ, किस बेसिस पे कर रहा हूँ, ये भी तो पार्ट ऑफ सिक्योरिटी है। मैं किसी ऐसे इंसान को बोर्डिंग पास इशू कर रहा हूँ शायद से जो उस आईडी का है ही नहीं,
तो कहीं ना कहीं हम लोग भी सिक्योरिटी का रोल प्ले करते हैं वहाँ पे, ओके। है ना, क्योंकि मैं तभी बोर्डिंग पास इशू करूंगा, उसकी टिकट चेक करूंगा, कोई फेक आईडी का बंदा तो नहीं, कोई फेक पासपोर्ट लेके ट्रेवल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम भी सिक्योरिटी का रोल प्ले कर रहे हैं। और आपको ट्रेनिंग मिलती है इनकी बहुत अच्छी, क्योंकि हमारा हमारा एयरपोर्ट है, मतलब हम सब उसमें काम कर रहे हैं, हमारा देश है ये इंडिया, और हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा देश बिल्कुल सुरक्षित हो, सही बात सब है। सुरक्षित रहें। तो हम सबकी वहाँ पर Duty रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पे, तो हम लोग सब सिक्योरिटी से ही कोऑर्डिनेट करते हैं। जो सीएसएफ के स्टाफ वहाँ पे हैं, हम उनसे कोऑपरेट करते हैं, वो हमसे कोऑपरेट करते हैं कि कोई पैसेंजर है, कोई मिसबिहेव कर रहा है, तो हम सिक्योरिटी को बुलाते हैं कि सर देखो ये मान नहीं रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, या फिर तो कोई रूल का उल्लंघन कर रहे हैं, तो हम सिक्योरिटी की हेल्प लेते हैं कि सर सीएसएफ वाले ही करते सीएसएफ हैं। वाले की हम। और जैसे कि जैसे डिपोट कोई बंदा होके आता है, तो हाँ। उसको वैसे कैसे हैंडल करते हैं? देखो मैंने डिपोर्टेशन वो भी सीएसएफ वाले करते हैं? नहीं नहीं, वो एयरलाइंस का स्टाफ करता है, एयरलाइंस का स्टाफ करता Suppose है। that मैं उनको क्या कहते हैं? वो नॉर्मल Normal जैसा आप हो। मैंने कहा ना मेरी ड्यूटी लगेगी, सपोज दैट मैं क्योंकि ये डिपोर्टेशन के केस इंटरनेशनल में मोस्टली आते हैं, हाँ ज्यादातर इंटरनेशनल के ही केस है, ठीक है। हाँ। जैसे सपोज दैट कोई डिपोर्टी आ गया, हमें फ्लाइट में पहले से इंफॉर्मेशन होती है कि डिपोर्टेशन केस आ रहा है, ठीक है, हमें पहले से इंफॉर्मेशन होती है, तो हम फ्लाइट में जाके क्रू से रिसीव, जैसे मैंने बताया ना कि क्रू को हैंड ओवर करके आएंगे, तो जिस एयरपोर्ट पे वो उतरेगा, सपोज दैट दिल्ली उतर रहा है, तो दिल्ली में हम रिसीव करने भी तो एक स्टाफ जाएगा उन जाएगा, documents बिल्कुल, को, हाँ। क्रू तो डायरेक्टली उनको दे नहीं सकती, तो हम लोग रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद हम लोग उसका पेपर वर्क करेंगे। तो डिपोटी भाग भी तो कोशिश तो कर सकता है भागने की। ऐसे नहीं भाग सकता, क्योंकि अंदर सीएसएफ है, क्योंकि इमिग्रेशन है ना, हाँ, विदाउट उसका इमिग्रेशन। पासपोर्ट तो मेरे पास है, विदाउट पासपोर्ट वो इमिग्रेशन एरिया क्रॉस ही नहीं कर सकता इंटरनेशनल का। अच्छा। हमें डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्स बना के हम हैंड ओवर करेंगे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को, दे विल टेक केयर ऑफ दैट पैसेंजर कि उसे क्या करना है, दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर करना है, या जो भी एक्शन जो भी इमिग्रेशन वाले लेंगे। हाँ, हमारा काम क्या होता है, उसको रिसीव करना, उसके डॉक्यूमेंट्स देखना कितने वहां से आए हैं, और उसका रीजन पता करना, इसको क्यों डिपोर्ट करा गया। ओके। सपोज दैट केसेस जैसे डिपोर्ट के रीजंस होते हैं, जैसे ओवरस्टे, किसी ने 10 साल का वीजा इशू करा और वो पिछले 15 साल से वहां रह रहा है, तो 5 साल उसने ओवरस्टे कर दिया, उसे डिपोर्ट कर सकते हैं। किसी ने वहां कोई क्राइम कमिट कर दिया, क्राइम वहां पे कर दिया, तो उसको डिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि बाहर देश में कहीं बंदा कहीं बाहर जा रहा है और वहां जाके क्राइम कर लेता है, तो उसको सजा वहां की सरकार देगी या यहाँ की गवर्नमेंट देगी? सजा तो इंसान को अपनी कंट्री से ही मिलती है, ओके। जहाँ का वो सिटीजन होगा, उसको डिपोर्ट का यही होता है कि उसको तुरंत डिपोर्ट करा जाता है उसकी कंट्री। ओके। देन मतलब वही ना, उसका रीजन वो लोग हमारे को पेपर्स देते हैं बहुत सारे, उस पेपर्स में रीजंस लिखे होते हैं कि उसने क्या क्या क्राइम करा है, क्या क्या वी आर डिपोर्टिंग द पर्टिकुलर पर्सन, कि उसने क्या क्राइम हमारे देश में क्या करा है, ओवरस्टे था या जो भी था, हमारे को पूरे उसके पेपर डिटेल्स वगैरह मिलेंगी। उस पेपर से हम जो हमारे फॉर्म्स होते हैं अंदर की, जो हम डिटेल्स फिल आउट करते हैं, फिर वही सेम केस हम इमिग्रेशन ऑफिसर्स को बताना होता है कि सर ये इसका पर्टिकुलर रीजन ओवरस्टे था, या इलीगल वो वहां रह रहा था, या इलीगल तरीके से एंट्री ले रहा था उस कंट्री में, फेक वीजा पे गया या फेक पासपोर्ट पे गया, या उसने कुछ क्राइम किया है, या उसने कोई क्राइम करा, तो वो डिफरेंट वर्ड्स उनके लिए यूज होते हैं। जैसे कोई इलीगल वहां रह रहा है, तो उसे मतलब जैसे ओवरस्टे कर दिया, तो उसे ओवरस्टे होता है। इलीगल तरीके से जैसे एंट्री ले रहा है, मेरा कहने का मतलब ये था कि इलीगल तरीके से एंट्री ले रहा है, तो उसे इलीगल एंट्रेंट बोला जाता है। जैसे आपने बहुत सुना होगा मैक्सिको और यूएस बॉर्डर, लोग बहुत मतलब हम मूवीज में भी देखते हैं, वो डंकी मूवी फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल मैं इससे कनेक्ट करने की कोशिश करूँ तो डंकी मूवी आपने देखी होगी, उसमें यही दिखाया गया है कि कैसे लोग मतलब किस तरीके से शिप के थ्रू जा रहे हैं या बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, और उसमें मारे भी जाते हैं। वो रियल है ये सब, जी जो वो, क्योंकि हमने तो पर्सनली उन पैसेंजर्स से बात करी है, वो हमें बताते थे कि सर हम आज से 5 साल पहले गए थे, मतलब कोई ज़मीन बेच के जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, मतलब वहाँ गए थे जो भी था, और उन लोगों ने मतलब किस तरीके से वहाँ पे उस कंट्री में एंट्री लेने की कोशिश करी, मतलब ब्रोकर्स के थ्रू गए, आई डोंट नो कैसे भी जो वो जा रहे हैं, तो वो गए वहाँ पे क्योंकि मतलब वहाँ पे वो जॉब, ऑब्वियसली हर कोई जॉब की सर्च में जाएगा, क्योंकि अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए लोग यूएस जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहा है, उसमें भी यही दिखाया गया किस तरीके से मतलब और 4-5 लोग जो है वो गैंग बना के कैसे भाग रहे होते हैं, बहुत डिफिकल्टी से उन्हें बहुत गुजरना पड़ता है, जैसे मतलब ये होता रिस्क है यार, बहुत रिस्क। रियलिटी में मैं लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि देखो कहीं भी जा रहे हो ना, आप लीगल प्रोसीजर से जाओ, क्योंकि आई हैव सीन पीपल ओवर देयर, दे वर क्राइंग, लिटरली दे वर क्राइंग कि हमने क्यों ये स्टेप लिया, आज देखो मतलब। तो आपके पास ऐसे केसेस आए हैं, आपके सामने लोग देखे हैं? बहुत रोते थे, कोई लेडीज भी होती थी, जेंट्स भी होते थे, बहुत मतलब यंग बच्चे भी देखे हैं मैंने, इवन जो ग्रेजुएट हो गए तुरंत ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं, देन वो सोचते थे यार अब लाइफ खराब हो गई है, हमने क्यों करा,
क्योंकि ठीक है किसी भी कंट्री में ना आप इलीगल जा रहे हो ना तो वो उस कंट्री के लिए थ्रेट है, उन्हें नहीं पता कि ये क्या करने आ रहा है, ये क्या करेगा। और वही आप प्रोसीजर से जाओगे ना तो यू विल टेल देम कि मैं वर्क वीजा पे आया हूँ, मैं एजुकेशन के लिए वहाँ पे आपकी कंट्री में आ रहा हूँ या मेडिकल के लिए आ रहा हूँ, तो उस कंट्री को पहले से इन्फॉर्मेशन होगी कि ये जो पर्टिकुलर बंदा, क्योंकि कहीं भी कोई भी जाता है ना किसी रीजन से जाता है, इलीगल तरीके से जाना तो कंट्री को रीजन नहीं पता भाई अंदर क्यों आ रहा है, तो उस कंट्री को थ्रेट है उससे, कोई मुंह उठा के ऐसे चले जाएगा। हाँ, टेररिस्ट है। अब मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूं, कोई आपके घर में ना बिना पूछे से अंदर आ जाए तो आपको कैसा लगेगा। सेम वो भी तो कंट्री है यार, आप बिना पूछे वहां पे जा रहे हो तो उनको तो यही, आप भी तो कोई अचानक से अंदर आ जाए आपको सबसे पहले आपके माइंड में यही है कि भाई ये कोई कुछ ये मुझे मारने तो नहीं आया, ये क्यों आ गया अंदर एकदम से। सही बात है ना, कोई गेस्ट भी आएगा तो वो गेट नॉक करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोई कंट्रीज भी होती है कि आप उसको पहले इन्फॉर्मेशन, वीजा का मतलब प्रोसीजर ही होता है, आप रीजन बताते हो मैं इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से आपकी कंट्री में विजिट कर रहा हूँ, मैं टूरिज्म आ रहा हूँ, एज अ टूरिस्ट बन के आ रहा हूँ, जो भी रीजन है, इसलिए लीगल प्रोसीजर से जाइए जहाँ जाए। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि मनीष ने बताया कि लीगल प्रोसेस से ही जाना चाहिए। डंकी मूवी आप लोगों ने देखी होगी, जिन्होंने देखी हो प्लीज एक बार देख लें, बेस्ट एग्जांपल है ना, और बेस्ट एग्जांपल है वो। और कभी भी जो है लीगल तरीके से जाए, लीगल तरीके से ना जाए। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जाते जाते मनीष जी से एक अच्छा मैसेज देने को कहेंगे कि मनीष जी आप क्या एक हमारे व्यूवर्स को एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं कि एयरपोर्ट के माध्यम से अगर वो जाते हैं तो एक अच्छा मैसेज क्या देंगे आप अगर वो ट्रैवल कर रहे हो तो? देखो, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंश्योर करें कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो, आप लीगल प्रोसीजर से कहीं भी जाएं, डॉक्यूमेंट्स आप पे पूरे होने चाहिए तब आप वहाँ जाओ। और वहाँ जाने से पहले जो उस कंट्री का क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे होटल बुकिंग चाहिए नहीं, अगर टूरिस्ट जा रहे हो होटल बुकिंग चाहिए नहीं चाहिए, या पर्टिकुलर कोई इंस्टीट्यूट या कोई एजुकेशन के लिए जा रहे हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। क्योंकि बहुत से पैसेंजर हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो आधी नॉलेज से गए वहाँ पे, और जब वो हमारे सामने खड़े हुए तो हमें ट्रेनिंग्स दी गई। सपोज दैट कोई वर्क वीज़ा पे जा रहा है या कोई टूरिज्म वीज़ा में, लाइक सपोज दैट मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बार एक पैसेंजर थाईलैंड ट्रैवल कर रहा था, एज अ टूरिस्ट वो जा रहा था। अगर आप एज अ टूरिस्ट जाओ तो वहाँ पे होटल बुकिंग भी मांगी जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी पर्टिकुलर कंट्री में जा रहे हो तो आप स्टे कहाँ करोगे, या तो आप स्टे कहाँ करोगे। सही बात है। तो जैसे मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ तो 10 दिन के लिए मेरे पर होटल बुकिंग भी तो होनी चाहिए। तो ये बहुत मतलब ये वीजा, ये उसके क्राइटेरिया होते हैं। अगर आप टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हो तो होटल बुकिंग नेसेसरी है, दिखानी पड़ेगा। अगर नहीं दिखाओगे ना, वो जो आपने परचेज करी है ना टिकट, वो भी कैंसिल वेस्ट है। कैंसिल नहीं, वो पैसा आपको रिफंड नहीं मिलेगा, वो वेस्ट हो गया आपका। तो मैंने ऐसे भी बहुत से पैसेंजर्स देखे हैं जो मतलब इनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी टिकट, और बोलते हम पे तो वीजा है, हमें क्यों नहीं जाने दे रहे। बट वीजा के साथ और भी तो चीजें होती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट हर कंट्री का होता है कि इतना आपके पास स्टॉक मतलब एक रखा होना चाहिए टूरिस्ट वीजा पे भी। हाँ, मतलब आप क्योंकि पैसा, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर कंट्री, आपको वहाँ कौन जानता है। सही बात। और किसी आइल्स एग्जाम्स होते हैं कि आपको इंग्लिश उस लेवल की आती है, क्योंकि आप उस कंट्री में जा रहे हो और वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट ही ना कर पाओ, तो अपनी डिमांड या अपनी नीड्स कैसे बताओगे उन्हें। ठीक है, एक अपने आप को उस जगह रख के देखो कि मैं किसी ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ की मुझे लैंग्वेज भी नहीं आती, तो मैं कैसे कोऑर्डिनेट करूंगा उनसे। तो लैंग्वेज, तो इन सब चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखें कि आप पर्टिकुलर कंट्री में जा रहे हैं तो आपको वहाँ के बेसिक्स पता होने चाहिए कि रूल्स रेगुलेशंस वहाँ के क्या हैं बेसिक, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। टूरिस्ट बन के जाओ, लीगली जाओ, बहुत मजा आएगा। देयर आर सो मेनी कंट्रीज वेयर यू कैन एंजॉय अ लॉट। यूएस, देयर आर सो मेनी प्लेसेस, आप बहुत विजिट करके बहुत अच्छा लगे। क्योंकि हमें फीडबैक्स भी मिलते थे पैसेंजर्स के कि बहुत मज़ा आया ट्रैवल करके टूरिस्ट वीज़ा। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा मनीष जी ने हमको आज सारी चीज़ें बताई एयरपोर्ट से रिलेटेड, और कैसे ट्रैवल करना चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा पे कैसे जाना चाहिए, और अदर कंट्री घूमने के लिए आपको वहाँ के लैंग्वेजेस और वहाँ के लॉ भी जो थोड़ा बहुत बेसिक लॉ है वहाँ का पता होना चाहिए। सो गाइस, इस पॉडकास्ट में उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। सो गाइस, इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।